गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत क्या है और किन्स द्वारा उसकी क्या कमियां थी उसके बारे में हमने चर्चा करी। आज हम किन्स के रोजगार सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। 1936 में किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया था। किन्स का रोजगार सिद्धांत मंदी या अवसाद में रोजगार से संबंधित है। मंदी या अवसाद की स्थिति में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग या समग्र व्यय में कमी के कारण होती है। डडले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डिलॉर्डो के अनुसार किन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु ही प्रभावपूर्ण मांग है। प्रभावपूर्ण मांग किन्स के रोजगार सिद्धांत का आधारभूत केंद्र है। समाज में रोजगार की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि हो जाती है तो रोजगार की मात्रा में भी वृद्धि हो जाएगी और उसके फलस्वरूप समाज की कुल आय में भी वृद्धि होगी। किन्स का प्रभावी मांग से आशय था किसी वस्तु को क्रय करने का सामर्थ्य होना। उन्होंने इसके दो भाग किए। पहला था उपभोग मांग, जिसका संबंध उपभोग वस्तुओं की मांग से है, और दूसरा था निवेश मांग, जो पूंजीगत वस्तुओं की मांग से संबंधित है। किन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग बिंदु से रोजगार का स्तर निर्धारित होता है और प्रभावपूर्ण मांग स्वयं समस्त मांग फलन से निर्धारित होती है। उन्होंने अपने रोजगार सिद्धांत में समस्त मांग फलन को अत्यधिक महत्व दिया। उन्होंने बताया कि रोजगार आय का फलन है और आय तथा उत्पादन प्रभावपूर्ण मांग से निर्धारित होते हैं। अतः प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि के लिए दो महत्वपूर्ण घटक, जैसा अभी पहले बताया कि उपभोग फलन अर्थात उपभोग व्यय, और दूसरा है निवेश फलन अर्थात निवेश व्यय की में वृद्धि आवश्यक है। किन्स ने इन रोजगार सिद्धांतों को जिस प्रकार स्पष्ट किया उसका चित्रण हम इस प्रकार देख सकते हैं कि आय, उत्पादन और रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है और प्रभावपूर्ण मांग समस्त मांग फलन एवं समस्त पूर्ति फलन के साम्य से निर्धारित होती है। समस्त मांग फलन में वृद्धि प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि से संभव है। अतः जो प्रभावपूर्ण मांग है वो दो महत्वपूर्ण तत्वों उपभोग व्यय और निवेश व्यय, इसके साथ ही साथ सरकारी व्यय पर निर्भर है। उपभोग व्यय जो स्वयं दो तत्वों पर निर्धारित होता है, पहला है आय का स्तर और दूसरा है उपभोग की प्रवृत्ति। जो आय का स्तर है, आय का आकार है, वह स्वयं दूसरों पर निर्भर करता है, दूसरे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जबकि जो उपभोग प्रवृत्ति है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात C/Y और दूसरा है औसत उपभोग प्रवृत्ति C/Y और दूसरा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात ΔC/ΔY के रूप में हमें दिखाई देती है। और ये बहुत कुछ स्वयं अल्पकाल में प्राय स्थिर रहती है। लेकिन जैसा हम देखते हैं कि जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात आय में वृद्धि होने पर उपभोग में कितनी वृद्धि होती है, जिसको हम गुणक के माध्यम से जानते हैं, और ये निवेश गुणक है। इस निवेश गुणक से यह निवेश गुणक पर आय वृद्धि निर्भर करती है। समाज में वास्तविक आय के साथ साथ उपभोग भी बढ़ता जाता है, किंतु जो उपभोग में वृद्धि की जो औसत और सीमांत दर है वो आय में वृद्धि की दर से नीची होती है। इसीलिए उपभोग व्यय हमारी आय
में वृद्धि से पीछे रहता है। तो जो कुल उपभोग है और जो कुल वास्तविक आय के बीच को जो अंतर है, उसको, उस गैप को पाटने के लिए निवेश या सरकारी व्यय का सहारा में वृद्धि का सहारा लेते हैं। उनके अनुसार रोजगार में वृद्धि के लिए निवेशों में वृद्धि के अतिरिक्त उन्हें कोई और दूसरा विकल्प नहीं नज़र आता। इसीलिए उन्होंने कीन्स ने उपभोग व्यय बढ़ाने की अपेक्षा निवेश व्यय बढ़ाने पर जोर दिया। जैसा कि हम देख रहे हैं, निवेश व्यय स्वयं दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है ब्याज की दर और दूसरा है पूंजी की सीमांत कुशलता। पूंजी की सीमांत कुशलता स्वयं दो तत्वों पर निर्भर करती है। पहला है पूंजी की पूर्ति लागत, पूर्ति कीमत या प्रतिस्थापन व्यय, और दूसरा पूंजी पर प्रत्याशित लाभ या पूंजी पर मिलने वाले लाभ की आशा। अब जो लाभ की आशा है वो पूर्णतः मनोवैज्ञानिक फैक्टर है। ये दोनों मंदी काल में या अल्पकाल में प्राय इनमें परिवर्तन संभव नहीं लगता है। इसीलिए एकमात्र विकल्प है जो ब्याज की दर में वृद्धि या परिवर्तन से निवेश वृद्धि पर निर्भर करता है। जो ब्याज की दर है स्वयं दो फैक्टर अर्थात मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मांग अर्थात तरलता पसंद की, दूसरा मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। ये मुद्रा की मात्रा है, जैसा कि हम देख रहे हैं, वैधानिक मुद्रा और साख मुद्रा, ये दोनों पूर्णतः सरकार की मौद्रिक नीतियों पर निर्भर करते हैं। और दूसरा जो फैक्टर है मुद्रा की मांग, ये स्वयं तीन तत्वों पर निर्भर करती है। पहला है लेन देन उद्देश्य, दूसरा है सतर्कता या सुरक्षात्मक उद्देश्य और तीसरा है सट्टा उद्देश्य। इन तीनों में जो पहले दो फैक्टर हैं, लेन देन और सतर्कता, ये दोनों सामान्यतः मुद्रा को तरल रूप में रखने की प्रवृत्ति सामान्यतः अल्पकाल में स्थिर रहती है और ये बहुत कुछ उपभोग्य आय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जबकि जो सट्टा प्रवृत्ति हमारी तीसरा जो फैक्टर है वो लोगों की जो लाभ कमाने की आशा है उस मनोवैज्ञानिक धारणा पर निर्भर करती है और ये ब्याज दर से प्रभावित होती है। अतः कीन्स ने निवेश वृद्धि हेतु ब्याज दर में कमी करने के लिए तरलता पसंदगी की अपेक्षा मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन एवं वृद्धि पर जोर दिया। क्योंकि यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, चूँकि जैसा हम जानते हैं मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करना सरकारी नीति पर, सरकार की मौद्रिक नीति या मौद्रिक अधिकारियों की बात है, इसलिए अल्पकाल में वह भी लगभग स्थिर रहती है। तो उन्होंने अल्पकाल में रोजगार में वृद्धि या बेरोजगारी निवारण हेतु निवेशों में वृद्धि पर जोर दिया और कहा कि यदि मुद्रा की मात्रा में हम वृद्धि कर दें तो ब्याज की दर कम हो जाएगी और ब्याज की दर में कमी से निवेशों को बढ़ावा मिलेगा और उससे प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगी। अब प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि से आय और रोजगार में वृद्धि होगी और आय और रोजगार में वृद्धि से स्वतः उपभोग और निवेश व्यय को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रकार ये चक्र चलता रहेगा और परस्पर एक दूसरे पर जो आश्रित घटक हैं वे एक दूसरे को प्रभावित करके आय रोजगार में वृद्धि करेंगे। इस प्रकार कीन्स ने बेरोजगारी को दूर करने और रोजगार में वृद्धि के लिए उपभोग और निवेश दोनों में वृद्धि की सलाह दी है और इस हेतु सरकार को आगे आना चाहिए, अर्थात सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से उन्होंने निवेश वृद्धि करके लोगों को रोजगार प्रदान करने या बेरोजगारी दूर करने का समाधान सुझाया। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दूर करने का यही एक उपाय है, अर्थात सरकारी हस्तक्षेप से निवेशों में वृद्धि के माध्यम से हम रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसा कीन्स का रोजगार सिद्धांत हमें यह
बताता है। धन्यवाद।